स्वागत है आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स में अपवर्तन चैप्टर में प्रूव करेंगे अवतल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर v क्या है, u क्या है और f क्या है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझना है। तो v जो है, इसमें v जो है प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है और f जो है फोकस दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक रिलेशन लाना है। तो देखिए हम किस प्रकार से प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच में एक रिलेशन लाते हैं, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो अगर तो देखिए समझिए, तो इसमें इसके बीच में रिलेशन लाने के लिए ज्यामितीय फिगर होता है। इस ज्यामितीय फिगर को आप लोग अगर अच्छे से समझ गए तो समझ जाइए कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f प्रूव करना बहुत ही आसान है। ये लेंस सूत्र है, ये लेंस सूत्र प्रूव करना बहुत ही आसान है। तो चलिए ज्यामितीय फिगर समझते हैं पहले। तो सबसे पहले जो है ये मान के चलिए ये एक जो है सो अवतल लेंस है। सबसे पहले मान लिए कि एक अवतल लेंस दिया हुआ है और अवतल लेंस में ये हो गया आपको प्रधान अक्ष, ये हो गया आपको प्रधान अक्ष और ये हो गया mn जो है आपका, mn हो गया द्वारक। अब देखिए mn हो गया द्वारक। अब द्वारक और प्रधान अक्ष जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पर बनता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया, मतलब चूंकि अवतल लेंस में जो है दो अपवर्तक पृष्ठ होता है, तो दो अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो पहला अपवर्तक पृष्ठ में जो है जो बनता है, पहला अपवर्तक पृष्ठ जो वक्रता केंद्र से बनता है उसको बोलते हैं C1 और दूसरा पृष्ठ जो मतलब जो है वक्रता केंद्र से बनता है उसको बोलते हैं C2। अब देखिए लेंस है, दो अपवर्तक पृष्ठ होने के कारण इसमें दो फोकस होता है। पहला पृष्ठ के मतलब फोकस को बोलते हैं F1 और दूसरा पृष्ठ के फोकस को बोलते हैं F2। अब देखिए तो ये हो गया F1 और ये हो गया F2। अब क्या करना है, तो मान के चलिए प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु ले लेते हैं जो अनंत एवं C1 के बीच स्थित कर देते हैं। मतलब लेंस के सामने AB एक वस्तु है जो प्रधान अक्ष पर C1 एवं अनंत एवं C1 के बीच स्थित है। जब ये वस्तु स्थित है तो इसमें इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से कम 2 किरण गुजारना पड़ेगा दर्पण लेंस पर। तो वस्तु से निकलने वाली कम से कम 2 किरण गुजारना पड़ेगा इस अवतल लेंस पर। तो देखिए एक ले लिए वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जो लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, और एक ले लिए प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो लेंस को सीधे आर पार कर जाती है। तो दोनों अपवर्तित किरण यहाँ एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यही बनेगा इसका प्रतिबिंब। और चूंकि इस साइड बनता है, जिधर वस्तु है उसी साइड प्रतिबिंब बना, तो इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। और काल्पनिक प्रतिबिंब का एक और प्रमाण होता है, तो मतलब क्या प्रमाण है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो जिस डायरेक्शन में हम वस्तु रखे हैं उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब बना है। तो इसका मतलब है कि AB का जिस डायरेक्शन में हम AB वस्तु को रखे हैं उसी डायरेक्शन में AB का प्रतिबिंब HI बना है। तो मतलब ये सीधा प्रतिबिंब है। तो सीधा प्रतिबिंब है तो हम कह सकते हैं ये जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो यही चीज़ जितना अभी हम बोले हैं इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मानाकी करके लिखेंगे। तो मतलब कोई भी सवाल को प्रूव करने का 3 स्टेप होता है, 3 से 4 स्टेप होता है। इन 3 और 4 स्टेप को फॉलो करते हुए 3 से 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हमको इस सवाल को प्रूव करना है। तो पहला अभी जो ज्यामितीय फिगर इतना हम समझे हैं इसको लिखेंगे। मान लिए कि एक अवतल लेंस है, तो वही लिखे माना कि एक अवतल लेंस है जिसमें प्रकाशीय केंद्र O है और फोकस क्रमशः F1 एवं F2 है। C1 एवं C2 मतलब जो है सो C1 एवं C2 वक्रता केंद्र क्रमशः C1 एवं C2 है।
जिसमें ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु ले लिए, ए बी एक वस्तु ले लिए जो अनंत एवं C1 के बीच स्थित है, जो ए बी एक वस्तु है जो अनंत एवं C1 के बीच स्थित है, ठीक है। मतलब जिसका प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से O एवं F1 के बीच बनता है, O एवं F1 के बीच बनता है। मतलब जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब HI जो है काल्पनिक रूप से O एवं F1 के बीच बनता है, तो वही लिख दिए, जिसका प्रतिबिंब HI काल्पनिक रूप से O एवं F1 के बीच बनता है, इसको लिख दिए। अब देखिए तो सिद्ध करना है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो अब चलिए फिगर में समझते हैं कि V कहाँ है, U कहाँ है और F कहाँ है। तो हम तो जानते हैं V जो है प्रतिबिंब दूरी है, U वस्तु दूरी है और F फोकस दूरी है। तो अब फिगर से समझते हैं कि कहाँ पर V है, कहाँ पर U है और कहाँ पर F है। तो चलिए फिगर से समझिए। तो फिगर में देखिए, फिगर में वस्तु से प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होता है, वस्तु से प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होता है उसको वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको U द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद देखिए वस्तु से प्रकाशीय केंद्र तक का दूरी, इसको वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको U द्वारा सूचित करते हैं। मतलब और प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र तक का जो दूरी होता है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको V द्वारा सूचित करते हैं। तो ये दे दिए, तो आप समझ में आ गया आपको कि U जो है मतलब यहाँ से लेकर वस्तु से लेकर प्रकाशीय केंद्र तक का दूरी होगा, और V जो है प्रतिबिंब से लेकर मतलब प्रकाशीय केंद्र तक का दूरी होगा। और F क्या होगा, तो F देखिए, F जो है F फोकस से लेकर प्रकाशीय केंद्र तक का दूरी होगा, फोकस से लेकर प्रकाशीय केंद्र तक का दूरी होगा। तो हम U, V और F के बारे में फिगर में समझ गए। फिगर में जहाँ जहाँ U, V, F था देने वाला, वहाँ हम U, V, F दे दिए। अब देखिए इसमें कैसे हम रिलेशन लाते हैं। इसमें रिलेशन लाने के लिए देखिए इसका रेशियो लाना पड़ेगा। तो मतलब साइड का रेशियो लाने के लिए मतलब समरूप या थेल्स प्रमेय का नियम लगता है, तभी मतलब साइड जो है रेशियो में आता है, अनुपात में आता है। आप जानते होंगे, अगर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि थेल्स प्रमेय और समरूप का रूल लगता है, तभी दो साइड रेशियो में आता है। इसीलिए हमको थेल्स प्रमेय या समरूप का रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो थेल्स प्रमेय लगेगा नहीं, तो यहाँ पर लगेगा समरूप का रूल। तो देखिए समरूप का रूल लगाने के लिए दो आकृति या दो त्रिभुज समरूप होता है, दो त्रिभुज समरूप होता है यदि कम से कम उसमें दो चीज बराबर होता है। तो पहले जो दो त्रिभुज को आपको समरूप करना है उसका सर्वप्रथम आप प्रमाण में एडमिशन कर लीजिए, नाम लिख लीजिए। तो नाम लिखिए। तो त्रिभुज देखिए, पहला त्रिभुज है ABO। देखिए नाम लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज HIO में ध्यान से समझिए। ले लिए त्रिभुज ABO और HIO में। देखिए इसमें कम से कम हमको दो चीज बराबर करना है। तो दो चीज ध्यान से समझिए कैसे बराबर होता है। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं इस एंगल का मान इस एंगल के बराबर। तो लिखेंगे एंगल ABO अब बराबर एंगल HIO बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया प्रश्न से, ये हो गया आपको प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से हो जाने के बाद एंगल O का मान जो है एंगल O के ही बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल O जो है, ये एंगल O को देखिए, ये एंगल O जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज का ABO त्रिभुज का भी है और HIO त्रिभुज का भी है। तो इसीलिए लिख सकते हैं एंगल O जो है कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल O यानी कि AB मतलब जो है सो इस O बराबर O लिख देते हैं, एंगल O बराबर एंगल O। तो ये हो गया आपको कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो ये हो गया उभयनिष्ठ। अब देखिए एंगल O का मान एंगल O के बराबर हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, लिख दिए। अब देखिए दोनों बार एंगल ही बराबर हुआ तो ए समरूपता ऊपर में से समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे A
समरूपता समरूपता उपप्रमेय से ए समरूपता उपप्रमेय से हो जाएगा आपको त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज एच आई ओ। देखिए दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, पहला का नाम किसी भी प्रकार से आप लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा का नाम आप लिखते रहते हैं तो ध्यान से लिखिए। तो ध्यान से समझिए कि ए बी ओ समरूप त्रिभुज देखिए एंगल पर चलिए, एंगल बी है आई के बराबर, तो बी को इधर 2 नंबर में तो उधर भी आई को 2 नंबर में, ओ है ओ के बराबर तो ओ को 3 नंबर में, उधर भी ओ को 3 नंबर में, एच बच गया तो एच को 1 नंबर में लिख दीजिए। तो अब इस प्रकार से हो गया ए बी ओ का मान एच आई ओ के बराबर, ए बी ओ का मान एच आई ओ के बराबर। अब देखिए अगर आप बराबर छांट लिए मतलब संगत भुजा अगर मतलब त्रिभुज अगर समरूप आप कर लिए तो त्रिभुज को समरूप करने के बाद आप संगत भुजा समानुपाती लीजिए। तो संगत भुजा समानुपाती छाटिए। तो इस बताए हम आपको इसका फर्स्ट सेकेंड मतलब ए बी अब बट्टे इसका फर्स्ट सेकेंड लीजिए एच आई बराबर इसका सेकेंड थर्ड बी ओ अब बट्टे इसका सेकेंड थर्ड ले लीजिए इसमें दूसरा और तीसरा तो आई ओ, इसका फर्स्ट और थर्ड लीजिए तो फर्स्ट और थर्ड ले लीजिएगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड ए ओ तो ए ओ ले लीजिए, इसका फर्स्ट थर्ड में क्या है तो एच ओ है तो एच ओ ले लीजिए। अब देखिए तो ए ओ बटे एच ओ हो गया। अब देखिए हम बोले हैं कर्ण पार्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, कर्ण पार्ट को हम हटा देंगे, कर्ण से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए कर्ण को क्या करेंगे हटा देंगे। तो हटाइए कर्ण को। देखिए तो कर्ण कौन है पहले फिगर में खोजिए। देखिए ए ओ और एच ओ यही आपको कर्ण नजर आ रहा है, इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा ए बी अब बट्टा हो जाएगा आपको एच आई अब बराबर बी ओ अब बट्टा हो जाएगा आई ओ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक समीकरण और लाएंगे और उस समीकरण पर सोचेंगे और सभी डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस पर लाएंगे, प्रधान अक्ष पर लाएंगे। तो देखिए तो अब फिर जो है पुनः एक आकृति को मतलब 2 आकृति को हम समरूप करेंगे। 2 आकृति को समरूप करने के लिए 2 त्रिभुज को समरूप करने के लिए इसमें नाम लिखना पड़ेगा, कौन 2 त्रिभुज को हम समरूप करेंगे। तो चलिए नाम लिखिए। तो पहले लिखिए त्रिभुज सी ओ एफ त्रिभुज सी ओ एफ तथा त्रिभुज सी ओ एफ तथा त्रिभुज एच आई एफ में, त्रिभुज सी ओ एफ तथा एच आई एफ में। देखिए ध्यान से सी ओ एफ तथा एच आई एफ में क्या हो जाएगा एच आई एफ सी ओ एफ देखिए कहाँ फिगर में ढूंढिए, ये हो गया आपको सी ओ एफ 1 है, एफ ही लिखते हैं हम, एफ ही लिखेंगे। इसके बाद एच आई एफ देखिए एच आई एफ आपका यही हुआ एच आई एफ। तो सी ओ एफ तथा एच आई एफ में ले लीजिए, अगर 1 लगाना है आपको तो लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए तो अब देखिए ये ले लिए। अब इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए इसमें भी कम से कम आपको 2 चीज़ को बराबर करना पड़ेगा। तो समरूप करने के लिए कम से कम 2 चीज़ को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 चीज़ कैसे बराबर होगा इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए एंगल ओ का मान ओ पर 90 डिग्री बनेगा, आई पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल ओ का मान एंगल आई के बराबर हो जाएगा। तो सी ओ एफ लिखिए इसको सी ओ एफ 1 बराबर आई को लिखिए एच एंगल एच आई एफ 1 बराबर हो गया 90 डिग्री। ये हो गया प्रश्न से। अब देखिए ध्यान से इसके बाद देखिए ये एंगल F1 जो है ये छोटा वाला त्रिभुज का भी है, ये छोटा वाला त्रिभुज का भी है, ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का भी है। ये एंगल F1 जो है छोटका वाला त्रिभुज का भी है और बड़का वाला भी त्रिभुज का है। तो इसीलिए लिख सकते हैं एंगल F1 बराबर एंगल F1 बराबर हो जाएगा एंगल F1
ये हो गया आपको कॉमन, तो लिखेंगे साइड में कोष्ठ में लिख दीजिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसी को हिंदी में कॉमन को ही हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो दोनों में आता है उसी को बोलते हैं कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। अब देखिए लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए दोनों बार एंगल ही आया, तो एंगल, ये हो गया आपको एंगल, तो कौन परमे से हो गया, तो हो गया आपको एंगल एंगल परमे से। कौन परमे से, एंगल एंगल परमे से, एंगल एंगल परमे से, ये हो जाएगा एंगल एंगल परमे से समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे ए समरूपता, समरूपता उप प्रमेय से, उप प्रमेय से, तो ए समरूपता उप प्रमेय से हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज COF1 समरूप। दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, देखिए ओ है आपको आई के बराबर, तो ओ को 2 नंबर में, उधर भी आई को 2 नंबर में लिख दीजिए। F1 है F1 के बराबर, F1 को 3 नंबर में लिखे, उधर भी F1 को 3 नंबर में लिख दीजिए। इसके बाद जो बच गया उसको 1 नंबर में लिख दीजिए, तो H बच गया 1 नंबर में लिख दिए। अब देखिए जब ये लिख चुके हैं तो क्या करना, हमको सबका संगत भुजा अनुपात में छांटना है। तो संगत भुजा अनुपात में छाटिए, तो इस देखिए संगत भुजा का अनुपात कैसे छांटते हैं, इसका फर्स्ट सेकेंड मतलब CO, अब बट्टे इसका फर्स्ट सेकेंड लीजिए HI, इसके बाद इसका सेकेंड थर्ड OF1, इसका सेकेंड थर्ड लीजिए तो IF1, इसके बाद इसका फर्स्ट और थर्ड लीजिए तो फर्स्ट थर्ड है CF1, इसका फर्स्ट थर्ड ले लीजिए तो फर्स्ट थर्ड है HF1। अब देखिए इसके बाद अगर आप संगत भुजा का अनुपात छाट लिए हैं, तो संगत भुजा का अनुपात छाट लिए तो उसमें जो कर्ण पाठ आता है उसको आप छोड़ दीजिए। तो कर्ण पाठ कौन है, तो CF1 और HF1, तो CF1 और HF1 को छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या बचा आपके पास, CO बट्टे HI अब बराबर हो गया OF1 अब बट्टा IF1। अब देखिए यहाँ से आप चलिए यहाँ पर, मतलब ये दोनों समीकरण को देखिए, इसको और इसको देखिए, इसमें नीचे में HI है, इसमें भी नीचे में HI है, ऊपर में AB है, इसमें ऊपर में CO है। तो देखिए हमको क्या करना है, AB और HI देखिए तो क्या है, फिगर में देखिए AB जो है वस्तु की ऊंचाई है और HI प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो हमको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमको हटाना पड़ेगा। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हटाने के लिए ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण में देखते हैं तो यहाँ पर चूंकि HI है तो मतलब HI है, तो यहाँ पर भी HI है, यहाँ पर AB है, यहाँ पर CO है। तो अगर मान के चलिए CO के स्थान पर AB लिख दे, तो CO के स्थान पर AB लिख दे तो क्या ये दोनों समीकरण को तुलना करेंगे तो ये हट सकता है। तो अब ये आखिर बात है कि ज़बरदस्ती तो नहीं लिखेंगे ना, मतलब AB के स्थान पर CO या CO के स्थान पर AB, ये नियम कहेगा तभी ये काम करेंगे। तो देखिए नियम के अनुसार ही काम करेंगे। तो नियम क्या है ध्यान से समझिए, फिगर में चलिए एक बार देखते हैं AB और CO के बारे में। यहाँ आपका AB है और यहाँ आपका CO है। तो देखिए चूंकि ये आप अगर गौर से देखिएगा ABOC एक आयत आपको नजर आएगा। आयत का कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा की लंबाई जो होता है बराबर होता है। तो इसीलिए AB को हम लिख सकते हैं CO और CO को हम लिख सकते हैं AB। तो यहाँ पर लिख दीजिए CO के स्थान पर, CO के स्थान पर लिख दीजिए, CO के स्थान पर लिख दीजिए AB। तो AB अब बट्टा हो जाएगा, AB बट्टा हो जाएगा आपको, AB बट्टा हो जाएगा। देखिए HI अब बराबर OF1, उस साइड वाला को वैसे लिखिए बट्टा IF1। अब देखिए ये कहाँ से लिखे हैं, तो चूंकि ABOC एक आयत है, ABOC एक आयत है, तो एक आयत है लिख दिए, एक आयत है। अब देखिए इसके बाद चूंकि ABOC एक आयत है इसीलिए AB बराबर OC, AB बराबर OC या CO जो लिखिए, AB बराबर OC लिख दिए यानी कि CO लिख दिए, CO के स्थान पर इसीलिए हम क्या लिख दिए
ए बी लिख दिए। इसको देखिए आप समीकरण नंबर मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए ये 2 है, समीकरण नंबर ये 2 है। अब देखिए इतना दूर का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर से मिटा करके अभी तुरंत काम कर रहे हैं। देखिए आपका समीकरण आ गया है ए बी बट्टे एच आई बराबर बी ओ बट्टे आई ओ। ये हो गया आपका समीकरण 1। इसके बाद समीकरण 2 आ गया है ए बी बट्टे एच आई बराबर ओ एफ वन बट्टे आई एफ वन। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1 और 2 के समीकरण 1 और 2 के LHS को देखिए, तो समीकरण 1 और 2 का LHS सेम है। LHS जब सेम है तो RHS भी दोनों का सेम होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखिए बी ओ बट्टे आई ओ बराबर हो जाएगा ओ एफ वन बट्टे आई एफ वन। अब देखिए यहाँ पर आ जाने के बाद ध्यान से समझिए, एक हम क्या बात बोल रहे हैं इस बात को ध्यान से समझिए, एक लॉजिक बता रहे हैं। क्या लॉजिक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ से हम छुटकारा पाना चाहते थे, क्या हमको उन सब चीज़ से छुटकारा मिला कि नहीं मिला। तो देखिए हम कौन कौन चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे, तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से छुटकारा पाना चाहते थे, छुटकारा मिल गया। इसके बाद हम जो है CO से छुटकारा पाना चाहते थे, तो CO भी हट गया। इसके बाद छुटकारा मिल गया CO से भी। क्या देखिए सभी डिस्टेंस प्रधान अक्ष पर आया है कि नहीं आया है, तो सभी डिस्टेंस BO खोजिए प्रधान अक्ष पर, तो BO प्रधान अक्ष पर है। IO खोजिए प्रधान अक्ष पर, IO प्रधान अक्ष पर है। इसके बाद OF1 खोजिए, तो OF1 प्रधान अक्ष पर है। इसके बाद IF1 खोजिए, तो IF1 प्रधान अक्ष पर है। तो ये इतना बात तो मतलब जो है सो समझ गए हम कि सारा डिस्टेंस को हमको प्रधान अक्ष पर लाना था, प्रधान अक्ष पर चले आया। अब देखिए अब अगला जो मतलब लॉजिक है वह लॉजिक सुनिए। अगला क्या लॉजिक है, अगर ये प्रधान अक्ष पर आ गया तो देखिए कि वह सब डिस्टेंस मतलब प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ है कि नहीं है। टूटा हुआ पहले से है तब तो ठीक है, अगर प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ नहीं है तो उसको आप सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र से तोड़ दीजिए। तो देखिए प्रकाशीय केंद्र से तोड़ने का मतलब होता है, प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ रहने का मतलब होता है कि उसमें O लगा हुआ होना चाहिए। अगर O लगा हुआ है पहले से, इसका मतलब समझ जाइए कि वो प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ है। तो देखिए इसमें O लगा हुआ है B में, प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ है, इसमें कुछ नहीं काम करेंगे। O लगा हुआ है, E भी टूटा हुआ है, इसमें कुछ नहीं काम करेंगे। OF1 E भी मतलब प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। IF1 यहाँ पर देखिए IF1, तो IF1 तो आपको मतलब जो है प्रकाशीय केंद्र से टूटा हुआ नहीं है क्योंकि इसमें O नहीं है, तो इसको तोड़ना है आपको। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, इसी चीज़ को आपको समझना है। तो इसको IF1 को प्रकाशीय केंद्र से कैसे तोड़ते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। तो समझिए, देखिए हम IF1 को क्या लिख सकते हैं, जिसको नहीं तोड़ेंगे उसको वैसे का वैसे लिखते जाइए। BO बट्टे IO बराबर हो जाएगा आपको OF1 बट्टे IF1 को तोड़ रहे हैं, तो IF1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए IF1 को पूरे OF1 माइनस OF1 माइनस OI लिख दे तो कोई दिक्कत, देखिए IO लिख दे या OI लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए OF1 माइनस लिख देंगे IO, क्या लिख देंगे IF1 को, देखिए पूरा इतना दूर अब माइनस इतना दूर हो जाएगा IF1। तो लिखिए, तो क्या लिखेंगे OF1 माइनस IO,
अब देखिए यहाँ पर आ जाने के बाद क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी का रूल लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का रूल लगाएंगे। ध्यान से समझिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा आपको, चिन्ह परिपाटी से हो जाएगा। चिन्ह परिपाटी से सभी डिस्टेंस को चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखिए तो क्या होगा, BO का मान, BO चूंकि आपको वस्तु दूरी है तो वस्तु दूरी अवतल लेंस होने के कारण ये जो है इसको आप मान के चलिए कार्तीय तल का एक्सिस मान लीजिएगा। ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु से दाईं ओर जो भी दूरी लेते हैं वह माइनस में होता है, तो इसीलिए BO का मान हो जाएगा -U। अब देखिए इसके बाद OF1 है, तो OF1 इसमें क्या है, OF1 कहाँ है इस चीज़ को समझिए। तो OF1 है तो OF1 समझिए कहाँ पर है, तो OF1, O से F1, तो O से F1 आपको फोकस दूरी है, तो ये हो जाएगा आपको -F। इसके बाद समझिए, इसके बाद OI, OI इसमें क्या है, तो OI देखिए, OI यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी है, तो OI को लिख दीजिए, OI बराबर हो जाएगा -V। तो इसमें जितना भी डिस्टेंस था टोटल माइनस में हो गया। अब ये डिस्टेंस को अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पुट कीजिए, तो BO के जगह रखिए -U, अब बट्टे OI के जगह लिखिए -V, अब बराबर OF1 है ना, OF1, तो OF1 के जगह रखिए -F, अब बट्टे OF1, तो -F तो है ये है, ई माइनस OI, देखिए OI का मान -V, ये माइनस और ये माइनस, जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराएगा, नहीं तो एक बार लिख दीजिए -V। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये माइनस कट जाएगा, U बट्टा आपको हो गया V, अब बराबर हो गया -F, अब बट्टा हो गया -F, अब माइनस प्लस हो जाएगा V। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसके बाद ध्यान से समझते जाइए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, U इंटू -F प्लस V, अब बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपको VF, माइनस हो जाएगा VF। अब देखिए इसके बाद U से ब्रैकेट तोड़ लीजिए, तो -UF हो जाएगा, अब प्लस UV हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -VF। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, UF प्लस UV माइनस VF हो गया। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ UVF से भाग दे दीजिए, तो लिखिए यहाँ पर दोनों तरफ UVF से भाग देने पर तो कोई भी काम हम दोनों तरफ कर सकते थे। ये अपने सुविधा के अनुसार दोनों तरफ UVF से भाग दे देंगे, तो दीजिए भागा, तो क्या हो जाएगा -UF, अब बट्टा हो जाएगा UVF हो जाएगा, प्लस UV, अब बट्टा हो जाएगा UVF हो जाएगा, बराबर -VF, अब बट्टा हो जाएगा UVF, तो UVF हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कुछ कटेगा, जो कटेगा उसको काट दीजिए। तो देखिए F से F कट गया, V से V कट गया, V से V कट गया। इसके बाद इसमें V से V कट गया, U से U कट गया, F से F कट गया, U से U कट गया। अब जो बचा आपको उसको लिखिए, उसको क्या करना है, आपको लिखना है, तो लिखिए। तो जो बचा आपको काट करके लिखिए उसको, तो लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, लिखिएगा तो बचा माइनस ऊपर में नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, अब बट्टे देखिए V बचा, V लिख दीजिए। इसके बाद प्लस ऊपर में नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, अब बट्टे नीचे में क्या बचा, F बचा, बराबर उस साइड देखिए, उस साइड क्या बचा आपको, तो उस साइड बच गया मतलब -1, अब बट्टे बच गया आपको U। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद ये चीज़ लिख लेने के बाद क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, ध्यान से समझते जाइए। अब हमको प्रूव करना है, देखेंगे यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए 1/f का मान निकाल लीजिए। तो 1/f का मान निकालिएगा तो 1/f को इस साइड रखिए और 1/v इस साइड है माइनस में, LHS में 1/v माइनस में है, उसको RHS कर दीजिए, प्लस में चल जाएगा। तो 1/v आप 1/v प्लस में चल जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/u है तो उसको वैसे का वैसे उतार दीजिए, तो माइनस 1/u हो गया। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी करके क्वेश्चन दे देता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगर ऐसे बोले तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f प्रूव करने के लिए, जब इतना बराबर आपको इतना आ गया है, इतना बराबर भी हम इतना लिख सकते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यही हमको है प्रूव करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।